हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र आरएनए की, जिसको हम टीआरएनए भी बोलते हैं और इसी को हम सोल्यूबल आरएनए या एसआरएनए के रूप में भी कई बार डिनोट करते हैं। तो ट्रांसफ़र आरएनए को पढ़ने से पहले हम एक बार पीछे के दोनों जो आरएनए हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किए थे, जैसे एक राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए था, दूसरा मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए था, और थर्ड वन हमारे पास जो आज के इस वीडियो में टॉपिक रहेगा दैट इज़ ट्रांसफ़र आरएनए और टीआरएनए। तो स्टार्टिंग से हमने ये बात की थी और आई होप अभी तक ये चीज़ आपने क्लियर कर ली होगी कि जो आरएनए है, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए हो, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, चाहे वो ट्रांसफ़र आरएनए हो, ये जो आरएनएज हैं, तीनों ही प्रकार के जो आरएनए हैं, इनका जो इम्पोर्टेंस है और इनका जो रोल है, वो रोल सेंट्रल डोग्मा के अकॉर्डिंग रहता है। यानी कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि मास्टर मॉलिक्यूल के रूप में डीएनए होता है, डीएनए से इंफॉर्मेशन एमआरएनए में कन्वर्ट होती है और एमआरएनए से इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स में कन्वर्ट होती है। लेकिन ये जो कन्वर्जन है कि डीएनए से एमआरएनए बने, एमआरएनए से प्रोटीन बने, तो डीएनए का टारगेट हो गया पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाना। जैसी भी सेलुलर कंडीशंस होती हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस होते हैं सेल के पास या ऑर्गेनिज्म के पास, उन्हीं के अकॉर्डिंग जीवों को या सेल्स को रिस्पॉन्ड करना होता है, अनुक्रिया करनी होती है, और उसी रिस्पॉन्स में पर्टिकुलर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, पर्टिकुलर एंजाइम्स की रोल आता है। तो जैसी भी कंडीशंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रोटीन्स को बनाना या नहीं बनाना, या उनके बनाने को रेगुलेट करना या उनके बनने को कंट्रोल करना, ऐसा सब कुछ सेल में चलता रहता है या ऑर्गेनिजम्स में चलता रहता है। तो जब भी किसी प्रोटीन को बनाना होता है या प्रोटीन को मैन्युफैक्चर जब सेल कर रही होती है, तो प्रोटीन को बनाने के लिए उसे स्पेसिफिक एमआरएनए की ज़रूरत पड़ती है। अब एमआरएनए जो बना था, उसमें हमने देखा था कि कोडॉन्स होते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक सीक्वेंस होती है, और वहाँ पे जो ट्रिपलेट जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो 3 न्यूक्लियोटाइड का एक जो गुच्छा होता है, जिसे हम ट्रिपलेट बोलते हैं, उस ट्रिपलेट का मीन निकलता है किसी एक अमीनो एसिड के लिए। तो एमआरएनए में जितने भी ट्रिपलेट्स हैं, जितने भी कोडॉन्स हैं, उनका मतलब है उतने ही अमीनो एसिड्स, या उसके अकॉर्डिंग जो भी डिकोडिंग के द्वारा जो जेनेटिक कोड की टेबल होती है, उसमें हम समझेंगे कि कौन से कोड के लिए कौन सा अमीनो एसिड होता है। तो एमआरएनए में जो भी इंफॉर्मेशन कोडॉन्स के रूप में लिखी होती है या प्रेजेंट होती है या एग्जिस्ट करती है, उस सीक्वेंस को प्रोटीन में जो भी सीक्वेंस अमीनो एसिड्स के रूप में होती है, उसको कन्वर्ट करने में, हालांकि ये जो कन्वर्जन है प्रोटीन का जो बनना, जिसे हम प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन बोलते हैं, ये ट्रांसलेशन राइबोसोम के ऊपर चलता है। और राइबोसोम तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का मशीन है जो एमआरएनए को यूज़ करेगा और प्रोटीन बना करके देता है। लेकिन राइबोसोम के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती कि वो एमआरएनए में कौन सा कोडोन है और उसका मतलब कौन से अमीनो एसिड से होता है, ऐसा इंफॉर्मेशन या ऐसा एबिलिटी राइबोसोम के पास नहीं होता है। राइबोसोम इस मामले में ब्लाइंड होता है कि उसे ये नहीं पता चलता है कि एमआरएनए में क्या लिखा हुआ है और उसका मतलब कौन सा अमीनो एसिड होता है। तो यहाँ फिर जब हम ये बात, जब इस बात को हम अप्लाई कर दें, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस तो होगा, वहाँ एमआरएनए भी प्रेजेंट होगा, बट राइबोसोम को नहीं पता कि मुझे कौन कौन से अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में लगाने हैं, या पहला अमीनो एसिड कौन सा लगाना है, दूसरा कौन सा लगाना है, इस प्रकार 1 बाय 1 करके कौन से अमीनो एसिड लगा करके मुझे प्रोटीन बनानी है, ये राइबोसोम को पता नहीं होता है। जबकि हमें ये पता है कि प्रोटीन्स का सेल के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और कंडीशंस जो भी होती हैं, चाहे वो इंटरनल कंडीशन हो ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो एक्सटर्नल कंडीशन हो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई,
उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड देने के लिए प्रोटीन्स और एंजाइम्स का जो रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है। तो जब राइबोसोम को पता ही नहीं है कि मुझे क्या काम करना है, प्रोटीन्स इतनी ज़रूरी हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, तो फिर ये काम कैसे होगा? तो इसी का सॉल्यूशन होता है ट्रांसफ़र आरएनए। तो ट्रांसफ़र आरएनए को जैसे हम देखें तो उसका जो इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, सेंट्रल डोग्मा के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, उसका जो इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है वो ये रहता है कि वो एमआरएनए को पढ़ सकता है। जैसे हमने कहा कि राइबोसोम एमआरएनए को यूज कर सकता है लेकिन वो पढ़ नहीं सकता, उसके कोडॉन्स को रीड नहीं कर सकता, कोड को डिकोड नहीं कर सकता। कोड को डिकोड करने का मतलब कुछ ऐसा ही है कि जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, एक बच्चा घर से निकलेगा, दूसरे बच्चे को भी घर से निकलना, सारे ग्रुप में खेल करके आएंगे, तो उन्होंने एक कोड बना लिया कि जैसे ही मैं सीटी बजाऊं आप लोग घर से निकल लेना। तो उसकी सीटी को जिसको पता है कि इसका मतलब क्या है वही उसको डिकोड कर पाएगा, वही उसका मतलब निकाल पाएगा और वही घर से बाहर निकल करके खेलने के लिए उस ग्रुप में जाएगा। तो कोई भी कोड होता है उसमें एक मैसेज होता है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है, यहाँ हम मॉलिक्यूलर एंगल से बात कर रहे हैं कि एमआरएनए में जो भी ट्रिपलेट है उस ट्रिपलेट का मतलब क्या है, ये मतलब क्या है, दिस इज़ द मीन, कि व्हाट इज़ द मीन फॉर दिस पर्टिकुलर कोडॉन। ये रीड करना या इस कोड का सेंस क्या होता है या इसका मतलब कौन से अमीनो एसिड से होता है, इसका जितना भी इंफॉर्मेशन है इसको रीड आउट करने का, इसके अकॉर्डिंग उस अमीनो एसिड को उपलब्ध कराने का, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीआरएनए की होती है। यानी कि राइबोसोम के ऊपर जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो राइबोसोम को एमआरएनए के ऊपर जो भी कोडॉन आ रखा है, जो राइबोसोम की पी साइड के ऊपर जहाँ मेनली पेप्टाइड बॉन्ड बना करके किसी प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है, उस जगह को हम राइबोसोम की पी साइट बोलते हैं। तो पी साइट के ऊपर सही अमीनो एसिड को डिलीवर करना, जो कोड है उस कोड के अकॉर्डिंग जेनेटिक कोड की जो कॉन्सेप्ट है, जेनेटिक कोड का जो पूरा जो यूनिवर्सलिटी होती है कि इस कोड का मतलब यही अमीनो एसिड निकलता है, तो उन पर्टिकुलर कोड्स को रीड करके किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को राइबोसोम की पी साइट के ऊपर उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी टीआरएनए की हो जाती है। यानी कि हमने पहले कहा था कि राइबोसोम को तो पता ही नहीं चलता, तो वो तो अंधा है कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन टीआरएनए को सारा पता है, वो सब जानता है कि कौन सा कोड आया हुआ है, उस कोड का मतलब क्या है और उसका मतलब कौन से अमीनो एसिड से होता है, और उस अमीनो एसिड को वहाँ ला करके भी वही देता है। यानी कि दो काम है, वो एमआरएनए को भी पढ़ता है और उसकी ज़रूरत क्या है, उसका जो रिक्वायरमेंट है, उस कोड का जो रिक्वायरमेंट है वही अमीनो एसिड राइबोसोम को उसी जगह पे लाके देता है जहाँ वो काम कर रहा होता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये दो इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है। वन इज़ एमआरएनए के कोड को डिकोड करना, जिसे हम कहते हैं कि वो कोड को रीड करता है, और दूसरा वहाँ उसी के अकॉर्डिंग जो एप्रोप्रिएट जो कॉग्नेट अमीनो एसिड होता है उस अमीनो एसिड को राइबोसोम की पी साइट के ऊपर डिलीवर करना। अब इस चीज़ के लिए ये जो इसका फंक्शन है कि वो एमआरएनए को समझता है और राइबोसोम को उसी के अकॉर्डिंग खास अमीनो एसिड जो भी होता है उस कोड के डिकोडिंग के मीन के अकॉर्डिंग उसको ला करके देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक प्रकार का बीच में ट्रांसफॉर्मेशन जैसा काम कर रहा है कि एमआरएनए का मतलब क्या है वही चीज़ राइबोसोम को उसी जगह पे उपलब्ध कराता है, यानी कि एक प्रकार का अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है। वैसे हम लोग जो मोबाइल को चार्ज करते हैं उस मोबाइल के चार्जर को हम अडेप्टर बोलते हैं। अडेप्टर क्या करता है कि एक जो अल्टरनेट करंट है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, कि हमारे मोबाइल की बैटरी के अंदर जो डीसी स्टोरेज है वो होता है और हमारे जो पोर्ट है, जो हमारा प्लग होता है उसके अंदर अल्टरनेट करंट आ रहा होता है, तो बीच में जो लगा हुआ है दैट इज द अडेप्टर, दिस इज द चार्जर, वो क्या करता है उस अल्टरनेट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो सेम इसी प्रकार से दिस इज द अडेप्टर मॉलिक्यूल
जो mRNA की इंफॉर्मेशन को, लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन की लैंग्वेज में। कैसे कर देता है? क्योंकि वहाँ काम चल रहा होता है, जहाँ काम चल रहा होता है वहीं पे वो सही चीज़ ला करके दे रहा होता है। तो इट इज़ हाईली इंटरेस्टिंग, हाईली इम्पॉर्टेंट। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और प्रोटीन सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या जो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनसे हम इसके महत्व को जोड़ सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हमें इसकी मोस्टली बातें पता होनी चाहिए कि टीआरएनए क्या है, इसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है। वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दिस इज द ट्रांसफर आरएनए, सोल्यूबल आरएनए, और हम इसी को अडेप्टर मॉलिक्यूल के रूप में भी जानते हैं। अडेप्टर आरएनए भी हम इसको बोल सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट में हमारे पास आ रखा है कि ट्रांसफर अमीनो एसिड टू ग्रोविंग पेप्टाइड चेन। तो जो ग्रोविंग पेप्टाइड चेन है, इसका मतलब जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है, यानी कि ट्रांसलेशन चल रहा है। तो हमने अभी बात की थी कि राइबोसोम की जो पी साइट होती है, उस पी साइट के ऊपर अमीनो एसिड को उपलब्ध कराना इसकी जिम्मेदारी होती है। तभी अमीनो एसिड जुड़ करके एक चेन बन पाती है, ट्रांसलेशन पूरा हो पाता है। अब हम इसको सेंट्रल डोगमा की कॉन्सेप्ट से भी हमने बात कर ली कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी। तो एमआरएनए से प्रोटीन जहाँ पे बनती है, ये वाला जो पार्ट हो गया ट्रांसलेशन, इसी का नाम है कि एमआरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो हालांकि ये काम तो राइबोसोम पे चलता है, लेकिन ये टीआरएनए के बिना नहीं हो सकता। तो टीआरएनए का रोल यहाँ पे आता है कि वो यहाँ एक अडेप्टर का काम करता है, एमआरएनए की लैंग्वेज को पढ़ता है, उसके कोड्स को डिकोड करता है और ख़ास अमीनो एसिड को एक सीक्वेंस में राइबोसोम की पी साइट के ऊपर डिलीवर करा के चैन को बनाने में हेल्प करता है। हालांकि जब हम आगे ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म को पढ़ेंगे तो वहाँ हमें ये भी समझना है कि डायरेक्टली जो भी टीआरएनए है वो पी साइट पे नहीं जाता है, वो पहले ए साइट पे जाता है। लेकिन हम यहाँ जनरल कह सकते हैं कि जहाँ काम चल रहा है, जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क चल रहा है, दैट इज़ द पी साइट। और पी साइट के ऊपर अप्रोप्रिएट अमीनो एसिड को डिलीवर करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल है, दैट इज़ द टीआरएनए मॉलिक्यूल। तो रीड्स द कोडॉन इन द एमआरएनए एट पी साइट ऑफ राइबोसोम। तो जो एप्रोप्रिएट जो एमआरएनए के अंदर जो भी कोडॉन लिखा है उसको करेक्टली रीड करने का मतलब उसको डिकोड करने की कैपेसिटी इसी मॉलिक्यूल के पास होती है। अगर हम सॉल्यूबल से इसको जोड़ें कि हम इसको सोल्यूबल क्यों बोलते हैं, तो इसकी साइज़ काफ़ी छोटी है। जो बाकी आरएनएज होते हैं, अगर हम इंटरफेरेंस वाले आरएनए मॉलिक्यूल्स को छोड़ दें जो आरएनए इंटरफेरेंस के लिए काम करते हैं, जैसे siRNA है, miRNA, उनकी अगर हम बातें ना करें, तो हमारे पास जो भी राइबोसोमल आरएनए हैं और मैसेंजर आरएनए हैं, उनके कंपैरिजन में इनकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है। और साइज़ काफ़ी छोटी होने की वजह से ही हम इनको सोल्यूबल आरएनए कहते हैं, जिसकी हम एवरेज अगर बात करें तो ये लगभग 76 से 90 राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ एक मॉलिक्यूल है, जिस मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिकुलर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री पाई जाती है जगह जगह पे। इंट्रामोलिकुलर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बोलने का मतलब ये है कि हालांकि ये सभी आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, लेकिन जब इनकी सीक्वेंस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हों, बेस पेयरिंग कर सकें, तो वो जगह जगह से आपस में बेस पेयरिंग करके जुड़ जाती है। जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे ये मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड हो रखा है। तो जो डबल स्ट्रैंडेड हो रखा है, दैट पार्ट आर कॉल्ड एज स्टेम, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग हो रखी है। और जहाँ पे ये बेस पेयरिंग नहीं हुई है, वो स्ट्रक्चर लूप्स कहलाते हैं। तो इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग की वजह से हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर स्टेम एंड लूप फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल से एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारे पास जब हम आगे इसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं तो वहाँ पे पता चलेगा कि कौन कौन से इसमें लूप्स बनते हैं, उनके रोल्स क्या होते हैं। अगर हम इसी मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको दिख रही हैं। दिस वन इज़ द अमीनो एसिड, कि जो भी अमीनो एसिड डिलीवर किया जाता है वो इसमें यहाँ जुड़ता है। दिस इज़ द 3 प्राइम साइड, जिसको हम आगे लेंगे। और ये यहाँ पे दे रखा है कि ये बिल्कुल वही चीज़ है जैसे हम बात करें कि अडेप्टर के रूप में काम करता है। तो ये इसका एंटी कोडॉन पार्ट है जो एमआरएनए के कोडॉन को रीड करता है।
तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेम एंड लूप फॉर्मेशन है। हम कह सकते हैं कि देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसिस, जिनकी वजह से यहाँ पे स्टेम एंड लूप फॉर्मेशन होती है। देयर इज द टू प्रॉपर साइट, वन इज द एंटीकोड साइट जहाँ से ये mRNA के कोड्स को रीड करता है। देयर इज द पर्टिकुलर अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, देयर इज द 3' साइट जहाँ से ये किसी अमीनो एसिड के साथ में जुड़ता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि ये जो मॉलिक्यूल जिसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं या टीआरएनए की जो टिपिकल स्ट्रक्चर होती है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है 3' एंड के ऊपर, कि जो 3' किनारा होता है और दूसरा किनारा 5' किनारा है। तो 3' से लेकर के 5' तक ये एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें जगह जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जैसे इस वाले पार्ट में हो रखी हैं, यहाँ हो रखी हैं, यहाँ हो रखी हैं, यहाँ हो रखी हैं। तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसिस, तो वहाँ पे स्टेम्स की फॉर्मेशन हो रखी है। स्टेम के अलावा जहाँ पे ऐसा बॉन्डिंग नहीं हुआ, वो पार्ट्स लूप्स के रूप में बाहर निकले हुए हैं, तो वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 3' एंड की। तो 3' एंड और 5' एंड बिल्कुल से बराबर, जैसे 5' एंड यहीं तक है, 5' एंड यहीं तक है, लेकिन 3' एंड है वो इससे बाहर थोड़ा सा निकला रहता है, एक्सटेंड रहता है। और उसमें 3 खास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे द CCA, साइटोसिन और एडेनिन। तो साइटोसिन एडेनिन, जो CCA पार्ट है वो 5' जो पार्ट जहाँ स्टेम फॉर्मेशन हो रखी है, एक्सेप्टर आर्म जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है, कि जो लास्ट वन 3' किनारे के ऊपर जो सबसे लास्ट में 3' किनारे के ऊपर सबसे लास्ट में कौन सा है, दिस इज द एडेनिन। और एडेनिन की 3' पोजीशन या एडेनिन की 2' पोजीशन। अब यहाँ पे आपको वो चीज़ याद आनी चाहिए कि ये RNA है, इसमें राइबोस शुगर है, तो इसकी 2' के ऊपर भी OH है और इसकी 3' पोजीशन के ऊपर भी OH है। तो जो अमीनो एसिड का अटैचमेंट होता है कि एस्टर बॉन्ड के द्वारा tRNA एंड इट्स स्पेसिफिक अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड tRNA के रूप में बन करके आते हैं। यानी कि जब tRNA के साथ में अमीनो एसिड जुड़ जाएगा तो उसे अपन बोलते हैं चार्ज अमीनो एसिड या अमीनो एसिड tRNA, जिसके साथ में tRNA के साथ में जब अमीनो एसिड एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाए तो दिस विल बी चार्ज tRNA, और वो चार्ज tRNA क्या कहलाएगा, अमीनो एसिड tRNA। तो वो चार्जिंग कहाँ होती है, हमेशा 3' किनारे पे होती है। कहाँ होगी, 3' किनारे के ऊपर लास्ट एडेनिन है उसके साथ में ये जुड़ता है। और जिस भाग पर ये चार्जिंग होती है, जिस स्टेम पर ये चार्जिंग होती है, दैट स्टेम इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर स्टेम। तो एक तो इसका एक्सेप्टर भाग है। अगर हम इसके जस्ट रिवर्स देखें तो यहाँ पे होता है इसका एंटीकोडोन वाला भाग। एंटीकोडोन वाले भाग की बात करें तो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं कि द 3 बेस सीक्वेंस कॉल्ड द एंटीकोडोन, दीज आर द 3 बेस जो हमें लास्ट में दिखा दे रहे हैं, जैसे CGI, इनोसिन के लिए I यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो लास्ट के 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज फॉर्म एंटीकोडोन, क्योंकि ये mRNA के कोड को पढ़ते हैं इसलिए इनको हम बोलते हैं, उनके अगेंस्ट काम करते हैं तो उनको एंटीकोडोन बोल रहे हैं। रिकॉग्नाइज द कोडोन फॉर इट्स स्पेसिफिक अमीनो एसिड ऑन द mRNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो mRNA के कोड को पढ़ने का काम करेगा इसका एंटीकोडोन भाग। और एंटीकोडोन भाग कहाँ मिलेगा हमें, एंटीकोडोन स्टेम से बाहर एक लूप के रूप में निकला हुआ। तो दिस लूप विल बी कॉल्ड एज एंटीकोडोन लूप, दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज एंटीकोडोन स्टेम, और दिस सीक्वेंस विल बी कॉल्ड एज एंटीकोडोन। ठीक है, ये बात रही एंटीकोडोन की। अब हम इसके बाद में इसकी 2 और लूप्स हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पे एक ख़ास चीज़ और होती है कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल जिसको हम tRNA बोल रहे हैं, इस tRNA के अंदर बहुत सारे मॉडिफाइड बेसेस पाए जाते हैं।
जैसे mRNA के अंदर मॉडिफाइड बेसेज नहीं है, राइबोसोमल आरएनए में मॉडिफाइड बेसेज नहीं है, लेकिन tRNA के अंदर एज ए जनरल देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड बेसेज। मॉडिफाइड बेसेज कहने का मतलब ये है कि जो हमारे नॉर्मल नाइट्रोजन बेसेज होते हैं वो ना होकर के कुछ मॉडिफाइड प्रकार के कुछ अलग उनके डेरिवेटिव्स हैं वो भी इस मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें डी लूप की, अगर हम डी लूप की बात करें तो ये डी लूप कहाँ मिलेगी, 5 प्राइम किनारा और एंटी कोडॉन स्टेम के बीच में हमें मिलेगी डी लूप। और डी लूप को बोलने के पीछे जो लॉजिक है कि हम इसे डी लूप क्यों बोलते हैं, दिस इज बाय टू प्रेजेंस ऑफ एन अनयूजुअल बेस, कि यहाँ पे एक अनयूजुअल बेस मिलता है, दिस इज द डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन। तो जो डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन होता है, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन, इसकी प्रेजेंस की वजह से हम इस लूप को बोलते हैं डी लूप। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, दिस इज द डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन। तो डी लूप डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, डी लूप बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एक्सेप्टर आर्म और एंटीकोडॉन स्टेम के बीच में हमें मिलेगा टी लूप। टी लूप हम क्यों बोलेंगे, टी लूप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टी। अब टी का मतलब यहाँ पे थायमिन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आरएनए के अंदर थायमिन नहीं पाया जाता, वो तो डीएनए के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे जो थायमिन है वो है राइबोथायमिडीन, नॉट डीएनए वाला थायमिन, दिस इज राइबोथायमिडीन। तो दिस इज द राइबोथायमिडीन। तो राइबोथायमिडीन की प्रेजेंस की वजह से हम इसको क्या क्या बोल रहे हैं, टी लूप बोल रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे जो स्टेम फॉर्मेशन है ये भी आप यहाँ से समझ सकते हैं, राइबोथायमिडीन की प्रेजेंस की वजह से इसको हम टी लूप, टी फॉर थायमिडीन, लेकिन यहाँ पे थायमिन ना होकर क्या है, उसका डेरिवेटिव है, दिस इज द राइबोथायमिडीन। तो राइबोथायमिडीन की प्रेजेंस की वजह से दिस इज द टी लूप फॉर्मेशन। अगर हम इसके अलावा और मॉलिक्यूल इसके अंदर देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास टी लूप आया था, ये वाला टी लूप, दिस इज द एंटीकोडॉन स्टेम, इनके बीच में एक पार्ट और है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज वेरिएबल लूप। इसे अपन वेरिएबल लूप बोलते हैं। वेरिएबल लूप बोलने के पीछे मतलब ये है कि इसका सीक्वेंस वेरी कर सकता है, वेरी कर सकता है, इसका मतलब ये अलग अलग लेंथ का हो सकता है, इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ये एक वेरिएबल फीचर होता है। तो वेरिएबल आर्म के रूप में भी हमें एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगी जो लूप के रूप में निकली रहती है। तो वन इज एक्सेप्टर स्टेम, वो आपको पता होना चाहिए, वन इज एंटीकोडॉन स्टेम, वो आपको पता होना चाहिए। एक्सेप्टर सीक्वेंस कहाँ पे होती है, CCA सीक्वेंस क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। उसके ऊपर अमीनो एसिड कहाँ जुड़ता है, वो अमीनो एसिड tRNA कहाँ बनता है ये हमें पता होना चाहिए। डी लूप क्या है ये हमें पता होना चाहिए, टी लूप क्या है ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि इस मॉलिक्यूल में हमें 4 चीज़ें खास नज़र आती हैं, वन इज एक्सेप्टर, जहाँ पे अमीनो एसिड को एक्सेप्ट किया जाता है, दिस इज द थर्ड वन, लास्ट वन एडेनिन। दिस इज द एंटीकोडॉन, जहाँ से mRNA के कोड्स को पढ़ा जाता है। दिस इज द डी लूप, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर डी लूप का अगर हम बात करें तो ये इसका जो रोल है, इसका रोल रहेगा कि जब पर्टिकुलर tRNA के साथ में अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है तो ये काम एक एंजाइम करता है जिसे अपन अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज बोलते हैं। तो अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज जो चार्जिंग का एंजाइम होता है, जो चार्जिंग हमने बात की थी, चार्जिंग अपने आप नहीं होती है चार्जिंग को करने के लिए कुछ खास एंजाइम्स काम करते हैं जो हाईली एक्यूरेट चार्जिंग करते हैं। उन एंजाइम्स के साथ में जुड़ने का काम, चार्जिंग करने वाले एंजाइम इस मॉलिक्यूल को यहाँ से पकड़ते हैं, तो डी लूप यहाँ काम आता है। अगर हम इसी प्रकार से टी लूप की बात करें तो जो राइबोसोम के ऊपर इसकी बाइंडिंग है, कि राइबोसोम के ऊपर जब ये आकर के बाइंड करेगा या राइबोसोम मशीनरी के साथ में इसका जो इंटरेक्शन होता है वो इसके टी लूप से होता है। तो चारों जो पार्ट्स हैं, एक्सेप्टर का क्या रोल है, अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करना, एंटीकोडॉन का क्या रोल है, mRNA के कोड को रीड करना, डी लूप का क्या रोल है, सिंथेटेज एंजाइम के साथ में इंटरेक्ट करना, टी लूप का क्या रोल है, राइबोसोम के साथ में बाइंडिंग शो करना। और वेरिएबल का मतलब ये है कि इसके अंदर जो
लेंथ है वो वेरी कर सकती है, कि इसके अंदर सीक्वेंसेज हैं वो कम और ज़्यादा रह सकती हैं, ये कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो ये था हमारे पास इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कि टीआरएनए के रूप में जो भी मॉलिक्यूल हमारे पास होता है उसमें हम कौन से भाग का क्या सेंस है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब हमें पता होना चाहिए। अब इस फिगर से हमें एक चीज़ और भी समझनी है, वो ये है कि जैसे हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पहले समझ रखा है कि जब भी हम किसी सीक्वेंस की बात करते हैं तो उसके इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 5 प्राइम किनारा और इस राइट हैंड साइड के अंदर 3 प्राइम किनारा शो होता है, लेकिन हमारे मॉलिक्यूल में तो यहाँ उल्टा हो रखा है। दिस इज़ फर्स्ट वन, यहाँ पे 3 प्राइम हमने दो शो कर रखा है, दिस इज द लास्ट वन, यहाँ पे हमने 5 प्राइम शो कर रखा है। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर दिखा है, मोस्टली बुक्स के अंदर हम देखेंगे कि वेरिएबल लूप है वो यहाँ होगा, डी लूप है वो यहाँ होगा, टी लूप यहाँ होगा, और ये मॉलिक्यूल पूरा इस एक्सिस के ऊपर 180 डिग्री घुमा हुआ होता है। तो वो जो फिगर है वो फिगर आपको ध्यान रखना है जब हम इसका इस सेंस में डायग्राम बनाते हैं। अगर राइबोसोम के ऊपर ये किस प्रकार से काम करता है, या एमआरएनए के कोडॉन को जब पढ़ने की बात आती है तो किस प्रकार से पढ़ता है उस पढ़ने के लिए, पढ़ने का मतलब ये कि ये एमआरएनए के साथ में बेस पेयरिंग करेगा, इसका एंटी कोडॉन और एमआरएनए का कोडॉन वो आपस में पेयरिंग करते हैं। तो एमआरएनए जब 5 to 3 है तो इसको उसका रिवर्स डायरेक्शन में होना पड़ेगा। तो ये फंक्शनल फॉर्म का डायग्राम है। जब फंक्शनलिटी की बात करें या कोडॉन को पढ़ते समय इसका कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से हमें सोचना चाहिए, किस प्रकार से हमें क्लियर करना चाहिए, वो दिस वन है कि हमें इस साइड में 3 प्राइम और इस साइड में 5 प्राइम लेना चाहिए। और इसी की वजह से हमारे पास एक चीज़ और निकल करके आएगी जिसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब हम इस प्रकार के कन्फर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ ये एंटी कोडॉन आ गया, ये एंटी कोडॉन का 3 प्राइम किनारा है और ये एंटी कोडॉन का 5 प्राइम किनारा है। तो यहाँ पे दिस साइटोसिन इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटी कोडॉन, दिस ग्वानिन इज द सेकंड पोजीशन ऑफ एंटी कोडॉन एंड दिस इनोसिन इज द थर्ड पोजीशन ऑफ एंटी कोडॉन। और थर्ड पोजीशन ऑफ एंटी कोडॉन का ही कनेक्शन होता है वूबल हाइपोथेसिस से या वूबल कंडीशन से। वूबल का मतलब डगमगाहट होता है कि यहाँ पे जो इनोसिन होता है, इनोसिन का एंटी कोडॉन की थर्ड पोजीशन के ऊपर एग्जिस्ट करना एमआरएनए के कोडॉन को रीड करने में एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कि वूबल का मतलब डगमगाहट होता है कि यहाँ पे इसके सामने कुछ भी आएगा तो वो एडजस्ट कर लिया जाता है, वो चल जाता है, यानी कि उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता। तो जो गलती के साथ में एक्सेप्ट वाली बात है, दिस इज द वूबल पोजीशन, जिसको हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो वो थर्ड पोजीशन हमें इस मॉलिक्यूल को इसी प्रकार से लेने पे समझ में आती है, अदरवाइज़ तो हम इसका रिवर्ट कर लेंगे तो वो थर्ड पोजीशन हमें थोड़ा इजीली समझ में नहीं आती है। तो आप ये सारी चीज़ें इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इसकी जैसा कि कई बार क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि वन इज़ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वन इज़ टर्सरी स्ट्रक्चर, तो मॉलिक्यूल की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल लूप यहाँ दिखा रखी है, तो दिस वन इज द 3 प्राइम एंड दिस वन इज द 5 प्राइम एंड ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं जिसको हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोला है, दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिजेंबल्स टू ए पर्टिकुलर लीफ, जो हमें क्लोवर लीफ के रूप में हम जिसको जानते हैं कि जो क्लोवर लीव्स होती हैं उन लीव्स से रिजेंबल करती है। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर या जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है दैट इज़ क्लोवर लीफ मॉडल स्ट्रक्चर। कि जो क्लोवर लीफ मॉडल स्ट्रक्चर के रूप में हम जो डायग्राम डिफाइन करते हैं, जो हमने पिछले अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, दैट रिप्रेजेंट्स टू इट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम राइबोसोम पे रियलिटी में जो काम करने वाला कन्फर्मेशन है, दिस इज द टर्सरी स्ट्रक्चर, उसकी बात करें तो वो टर्सरी स्ट्रक्चर एल शेप्ड होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी डिज़ाइन एल शेप्ड है, तो दिस इज द एल फॉर्म। तो एल फॉर्म स्ट्रक्चर इज द tertiary or functional structure. Clover leaf structure, this is the secondary structure, this is not not functional structure। functional तो तभी होगी जब यहाँ पे क्लोवर लीफ की बजाय एल फॉर्म वाला कन्फर्मेशन एग्जिस्ट करे। अब ये बनता कैसे उसको अगर हम देखें
तो ये जो लूप्स हैं, दिस इज़ द डी लूप और एंटीकोडॉन, ये आपस में जुड़ गए। और इसी प्रकार से एक्सेप्टर आर्म और टी लूप जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इनके जुड़ने से ये दोनों एक साथ हो जाएं और ये दोनों एक साथ हो जाएं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इसके अंदर रेडिश पार्ट आ रहा है ये डी लूप का है, और जो स्काई ब्लू जैसा आ रहा है दिस इज़ एंटीकोडॉन। तो ये दोनों एक साथ आ गए, डी एंड एंटीकोडॉन। इसी प्रकार से यहाँ पे ये ग्रीन है ये टी लूप का पार्ट है, और जो पर्पल है ये एक्सेप्टर आर्म का पार्ट है, ये दोनों एक साथ आ गए। तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल का जो शेप है वो मॉलिक्यूल का शेप कैसा हो जाएगा, एल फॉर्म शेप हो जाएगा। दिस इज द एल फॉर्म शेप रिप्रेजेंट टू टर्सरी स्ट्रक्चर, दिस इज द क्लोवर लीफ रिप्रेजेंट टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्यों बनते हैं, क्योंकि इनके बीच में एक्स्ट्रा पेयरिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल का जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट जब हम इसके काम करने की बात करें राइबोसोम के ऊपर जब काम करता है, तो ये फॉर्म राइबोसोम के ऊपर काम नहीं करती है। जो एल फॉर्म है उसके अंदर ये मॉलिक्यूल काम करता है। अब आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं कुछ एडिशनल बातों को भी, कि जब हम बात करते हैं डीएनए की तो वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये न्यूक्लियस के पोर्स हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस के रूप में जानते हैं। जब आरएनए बनेगा तो बनता हुआ आरएनए इसमें से बाहर आ रहा है, दिस इज द एमआरएनए, और एमआरएनए के ऊपर फिर ये जो राइबोसोम दिखा रखे हैं हमें स्काई ब्लू कलर से, उसने इसको यूज़ किया है, और ये फिर इसके स्टार्ट कोडॉन जिसको हम एयूजी के रूप में जानते हैं उसको यूज़ करके इसने मीथियोनिन लगाया। फिर नेक्स्ट जो कोड है यूयूसी, इसको इसने डिकोड किया अपने एंटी कोडॉन में एएजी से, और इसने उसके अकॉर्डिंग फेनिल एनालिन जो अमीनो एसिड है उसको लगा दिया। अब नेक्स्ट जो 3 ट्रिपलेट आ रहा है उसमें ए यानी कि जो एडेनिन 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 का ट्रिपलेट आ रहा है, उसका मतलब लाइसिन होता है। लाइसिन को रिकॉग्नाइज करने वाला टीआरएनए है, वो क्या करेगा अपने एंटीकोडॉन के यू से इसके साथ में पेयरिंग करेगा और इस लाइसिन को यहाँ डिलीवर कर देगा, ताकि पिछले फेनिल एनालिन और लाइसिन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जा सके। तो इस प्रकार ये एमआरएनए भी बन करके बाहर आता रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी चल रहा रहता है, 1 बाय 1 करके एक एक कोडॉन को रीड करने के लिए जो टीआरएनए है वो यहाँ पे अपने अपने अमीनो एसिड को ला करके दे रहे होते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये एक साथ चलता रहता है, दिस इज़ ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज़ ट्रांसलेशन, दोनों साथ में चलते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स के केस के अंदर तो हम प्रोसेसिंग वगैरह को जोड़ देते हैं कि कैपिंग स्प्लाइसिंग टैलिंग वो सब होता है, उसके बाद में ये पोस्ट मैकेनिज्म के रूप में परफॉर्म होता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एमआरएनए यहाँ पे है जो ट्रांसक्रिप्शन से बन करके आता है, उसको रीड किया जाता है टीआरएनए के द्वारा और उसको यूज़ किया जाता है राइबोसोम के द्वारा, तब जा कर के हमारे पास जो पूरा एक पेप्टाइड है, जैसे मीथियोनिन के साथ ये जुड़ेगा फेनिल एनालिन, फिर फेनिल एनालिन के साथ में लाइसिन जुड़ेगा, फिर अगला जुड़ेगा, फिर अगला जुड़ेगा, ऐसे जुड़ करके पूरी एक पेप्टाइड है वो बनने लग जाती है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में इन कोड्स को पढ़ने का काम है इसका, और जो भी कोड है उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड कौन सा है उसको ला करके यहाँ देने का काम है इसका, इसलिए हम इसको बोलते हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल। ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, सोलुबल आरएनए, ये सारी बातें हमने इसी के लिए डिस्कस की। तो आई होप जो भी बातें हमारी इस वीडियो में रही वो आपकी क्लियर रही होंगी, और वीडियो को रिपीट करके जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको आप दोबारा से क्लियर करेंगे और एक प्रॉपर नोट तैयार करेंगे और सारी बातों को आप पिन आउट करेंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच।